तो चीन के साथ आज ये संवाद कई मायनों में महत्वपूर्ण, दोनों देशों को लेकर जो सीमा विवाद पिछले 1 महीने से लगातार बना हुआ है, बातचीत हालांकि पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज की बातचीत क्यों कई मायनों में महत्वपूर्ण है, हर बार इस बात का जिक्र अब हम आपको बताते हैं कि चीन पर जो इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं हरिंदर सिंह, उनका रुख क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जिन्होंने कहा कि भले ही सामरिक स्तर पर स्थिरता की कुछ धारणा बनी हुई है, चीन का सामरिक स्तर पर चिन्हित राजनीतिक, कूटनीतिक दृष्टिकोण है और सैन्य मुखरता का प्रदर्शन लगातार जारी है। हाल के सालों में तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में चीनी रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का पश्चिमी विस्तार भारत के जो सैन्य इरादों से संबंधित चिंताओं पर जोर देता है। आगे जनरल हरिंदर सिंह कहते हैं कि चीन के खिलाफ दीर्घकालिक रक्षा के लिए उचित रूप से तैयार रहना होगा। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। गुरमीत सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि इस बात का जिक्र यहां पर इसलिए करना जरूरी होगा, डोकलाम के बाद से ही हम कह सकते हैं कि ये एक अलार्मिक सिचुएशन उस वक्त थी कि चीन की हिमाकतें भविष्य में भी देखने को मिल सकती हैं और वैसा हम देख भी रहे हैं, और इसीलिए तैयार रहना होगा, जिसका जिक्र यहां पर हरजिंदर सिंह जी भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो जीओसी जो कोर कमांडर साहब हैं लेके, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है, और ये एक बहुत अनुभवी ऑफिसर्स हैं, और ये मालूम होना चाहिए कि इस अपॉइंटमेंट में जाने से पहले वो देश के, वो आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से, और बहुत स्ट्रिक्ट बात बोली है। सबसे जरूरी बात है हमारा ऑपरेशनल रेडीनेस। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये हमारा जस्ट फॉर क्लैरिटी हमारे दर्शकों को भी पता रहे, एक सेकंड सर, माफी के साथ, ये जो स्टेटमेंट है ये साल 2010 का स्टेटमेंट है, उनका हाल में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जो ये उनका एक पुराना बयान है जो हमने अपने दर्शकों के साथ चीन को लेकर जो उनका रुख है वो शेयर किया है। जी बोलिए सर, जस्ट फॉर क्लैरिटी। बिल्कुल ठीक सुना है कि ये 2010 में जब वो कर्नल थे तब लिखा था उन्होंने, और ये देखिए कि कितनी गहराई है कि उस वक्त जो लिखा बात है, अभी वो इस वक्त में, आज के दिन के अंदर में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं इसी विषय के ऊपर में। अगर आपने देखा तो उन्होंने जो लिखा था बिल्कुल सही लिखा है कि सबसे जरूरी है कि हमारा ऑपरेशनल रेडीनेस क्या है। ऑपरेशनल रेडीनेस भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और उनकी जो कोर है, उन्होंने खुद ही दिखाया है कि किस प्रकार चाइनीज की एक्टिविटी बढ़ी, हमारा अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और किसी भी चुनौती और चैलेंज को लड़ने की एक ताकत थी। इनफैक्ट मैं तो ऐसे कहूंगा कि ये भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, जिस प्रकार से दरबुक, श्योक, डीबीओ की सड़क बनाई है 255 किलोमीटर की, और जिस प्रकार से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया है डीबीओ के अंदर में, और ऐसा भी कहूंगा कि 73 स्ट्रेटेजिक रोड हैं, जिसमें से 61 रोड, जिसमें से आपने देखा था मई के पहले हफ्ते के अंदर में रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था लीपू लेक वाली सड़क। इन सबको अगर मद्देनजर रखें तो ये भारत की तैयारी है, और ये बहुत खुशी की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर में खास जोर रहा है। अगर हम रेडी होंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और मोटा तौर पर ये है कि ये जितनी भी हरकत है ये एलएसी से अपनी तरफ में, हमारे अपने इलाके में है, और ये हमारा हक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने इलाके के अंदर में, बॉर्डर एरिया में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेडीनेस एकदम उम्दा और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। ये उन्होंने जो 2010 में कर्नल के समय में लिखा था, ये दिखाता है कि क्या विजडम, क्या डेप्थ है हमारे प्रोफेशनलिज्म के अंदर में, कि आज एज ए कर्नल लिखा था और ये आज बात बिल्कुल सच हो गई है। और बड़ी बात ये है कि कोई भी देश, स्पेशली चाइना, रिस्पेक्ट करता है दूसरे देश की स्ट्रेंथ को, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इनफैक्ट जो एलिमेंट ऑफ वॉर और पीस पावर होते हैं, जिस प्रकार डिप्लोमेसी का लेवल क्या है, इंफॉर्मेशन का क्या है, मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, और आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर क्या है, उससे पता लगता है कि देश की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक, इस वक्त मैं स्क्रीन पर मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ को भी देख पा रही हूँ। सर, अब ये जो मीटिंग चल रही है, करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इस मीटिंग से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आपको लग रहा है सोल्यूशन आएगी? किस दिशा में ये बातचीत आगे बढ़ेगी? स्पेक्युलेट नहीं करना चाहती, लेकिन आप इस तरह की मीटिंग्स में रहे होंगे, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट? ये मीटिंग इज सब्सिक्वेंट टू जो डिस्कशन कल हुआ था डिप्लोमेटिक चैनल्स पे। अगर आप आज का देखोगे न्यूज के अंदर बहुत क्लियर है कि चाइनीज एम्बेसडर, इंडियन जॉइंट सेक्रेटरी, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में कल काफी बात हुई है।
तो जो डिसीजन डिप्लोमेटिक पे लेवल पे होगा उसे कन्वे किया जाएगा यहां पे। अगर कल का रेजोल्यूशन उनकी तरफ से क्लियर हो गया तो यहां पे आज मामला खत्म हो जाएगा और दोनों अपने अपने तरफ निकल जाएंगे। अगर वो नहीं हुआ तो इतना इंश्योर होगा कि कहीं पे कोई ज्यादा हरकत नहीं हो, वहीं रहेंगे और पॉसिबली चंद दिनों बाद अपने आप में सोल्यूशन निकल आएगा। चाइना ने जो ये एक्शन लिया था इसका इंटेंशन था कुछ मैसेज कन्वे करना। मैसेज मिलिट्री मैसेज नहीं है, मैसेज पॉसिबली डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक मैसेज है, जिसके लिए कल डिस्कशन हुआ। ये जो मिलिट्री चैनल है ये सिर्फ इंटेंशन इसका यही था कि ये मिलिट्री चैनल के थ्रू वो अगर डिस्कशन क्लियर हो गया तो इसके थ्रू रेजोल्यूशन अनाउंस होगा। सो अब थोड़ा वेट करते हैं कि कल का क्या रिजल्ट हुआ, कल के डिस्कशन के अंदर क्या इनपुट्स हुए हैं, वहां से जो एक्शन होगा वो मिलिट्री चैनल के ऊपर कन्वे किया जाएगा। तो पेशेंस रखते हैं। इसमें इतना है कि आगे कुछ बढ़ेगा नहीं, मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा, चाहे अब खत्म हो चाहे चंद दिनों बाद खत्म हो, कोई बड़ी बात है नहीं। मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा और यहीं पे सुधर जाएगा। ना कोई आगे हरकत होगी, ना कोई मेजर ज्यादा कोई आगे कोई हरकत होगी। जी ठीक है रविंद्र सचदेव, अब मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जी अदिति, रविंद्र सचदेव, यहाँ पे हम लगातार इसकी उम्मीद तो कर रहे हैं कि इस बातचीत से कोई हल, समाधान या फिर उसकी दिशा में कोई मजबूत कदम हम उठा सकते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन चीन का जो रवैया पहले रहा और बीते कुछ दिनों में जो रहा उसमें बहुत फर्क है। जैसा कि उसने अपनी चीन जो सैनिक हैं उनको पीछे हटाने को लेकर जो कदम उठाया हो, या फिर अपने कमांडिंग ऑफिसर को चेंज करना हो, या फिर अमेरिका के दखल पर कहना हो कि दोनों देश का आपसी मसला है, हम बैठकर सुलझा लेंगे, बातचीत से सुलझा लेंगे। यानी कि ये सारी चीजें इस तरफ तो इशारा कर रही हैं कि नरमी आई है और चीन को लेकर जो हमारा सख्त संदेश हमेशा से रहा है उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता दिख रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आदित्य जी। मेरे ख्याल से यस, एक तरह से हम कह सकते हैं कुछ नरमी आई है, पर नरमी इस एंगल से आई है कि चीन अगर ये सोचता पहले कि ये मैंने कर दिया और भारत चुपचाप रहेगा, पर अब की बार भारत ने अपनी आवाज उठाई है, अपनी आवाज रखी है, तो इसके चलते चीन भी अब काउंटर कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है। अदरवाइज चीन हो सकता है ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं ये कर दूंगा और भारत कोई बात ही नहीं करेगा, राइट। पर दैट बीइंग असाइड, इसमें कुछ चीजें बड़ी नई हुई हैं, पहली बार हुई हैं। देखिए, भारत और चाइना की बाउंड्री में करीब 40-45 मेरे विचार से लोकेशंस हैं अलग अलग, डिफेंस एक्सपर्ट बेटर बता देंगे, जहां पर हमारी और चाइना की अलग अलग परसेप्शन है या रियलिटी है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इधर अपना ईस्टर्न बॉर्डर पे 40-45 लोकेशंस हैं। ये जो आज हुआ है, जो भी चल रहा है, बाय द वे इस इलाके में डिस्प्यूट थी नहीं पहले, ओके। इस इलाके इट्स नॉट वन ऑफ दोज जिन पे हमारी ट्रेडिशनल कोई डिफरेंसेस थे। तो यहां पर तो चाइना ने क्लियर कट एक नया फ्रंट खोला है, दैट इज वन, राइट। अब दूसरी बात यह है कि अब आज की मीटिंग से क्या निकलेगा, और मेरे से पहले जो एक्सपर्ट थे बड़ा सही कह रहे थे कि कल जो पॉलिटिकल लेवल पे बात हुई है, उन्होंने इनपुट्स देंगे डिफेंस वालों को, मिलिट्री को। तो आज जो मिलिट्री की अपनी पोजीशन होगी, भारतीय की भी और चाइनीज की भी, विल बी गाइडेड बाय कल जो बात हुई पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स की। इसके बाद इस सीरीज में हो सकता है बेस्ट ये रहेगा, यस स्टेटस को, कोई वायलेंस नहीं होगा बिटवीन आवर टू फोर्सेस, बट सोल्यूशन क्या है पता नहीं, और ये राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ मिलिट्री लेवल टॉक्स चलती रहेंगी और हो सकता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेवल पे भी चलेंगी। जो चीज हमें अब देखनी चाहिए वो इज दैट कि ये तो मानो एक तरह से चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट किया भारत के साथ और अब उस पर डिस्कशन हो रही है और अभी देखते हैं आगे क्या होगा। इसके अलावा हमें जो देखना है कि किसी और जगह में अगर चाइना ने अगले हफ्ते में या 10 दिन में या महीने भर में कुछ इसी तरह का या छोटा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा करा है इन्होंने, कोई छोटा सा भी अगर चाइना की तरफ से इंकर्शन आया और यहां पर ये बात शांति में टॉक्स चल रही है हमारी, मान लो हम कह रहे हैं टॉक्स, बट कहीं और फ्रंट पे कुछ और चाइना ने करा, दैट विल मीन अ सीरियस मैसेज फ्रॉम चाइना, और तब हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अभी एक बहुत स्ट्रांग मिलिट्री और पॉलिटिकल मैसेज देना है चाइना को ऑफ लिव एंड लेट लिव, और एल्स, नहीं तो बैक ऑफ लिव एंड लेट लिव। ठीक, कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, सबसे पहले तो कोई अपडेट अगर आपके पास हो, और साथ ही मेरा सवाल है, थोड़े दिन पहले मैं जनरल विक्रम सिंह से बात कर रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इंपॉर्टेंट बात बोली थी। उन्होंने कहा था
जब आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होती है तब आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांगर हो जाती है। और खास तौर पर इंडिया ने जिस तरह से सिचुएशन से डील किया है, जिसमें यह कहना हो कि 1 इंच भी हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा, और दूसरा ये 1962 का भारत नहीं, ये 2020 की, ये न्यू इंडिया की आर्मी है। ये मैसेज खुद आर्मी चीफ जनरल नरवणे वाला द्वारा दिया गया था जब वो लद्दाख गए थे। अदिति, ये तो भारत ने शायद इस चीज को सदियों पहले जान लिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी यही कहा गया था। उससे पहले जितनी बातें हुई कि कोई भी आदमी अगर निर्बल है तो उसका कोई मित्र नहीं होता और उसकी बात का कोई वजन नहीं होता है। चीन के साथ ये बात 100% सच है। चीन तभी आपकी बात सुनता है जब आप उसके सामने एक शक्ति बनकर खड़े होते हैं, सैनिक ताकत, इकोनॉमिक ताकत। 1962 में चीन ने इसलिए अपनी मर्जी से लड़ाई लड़ी, अपनी मर्जी से भारतीय सेना को जहां तक पीछे धकेलना चाहता था वहां तक धकेला, जिस इलाके पर कब्जा करना चाहता था उस पर कब्जा किया, क्योंकि वो जानता था कि भारत सैनिक दृष्टि से कमजोर है। क्योंकि उससे पहले आजादी के बाद के जितने भी 15 साल थे उसमें भारत ने अपने आप को सैनिक रूप से मजबूत नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। जनरल हरिंदर सिंह का एक पुराना जो पेपर है, जो अभी आपने पढ़ के बताया, कि जिसमें उन्होंने एक सलाह दी थी कि चीन के साथ एक लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, ये सलाह पर अमल हो रहा है। इस सलाह पर अमल हुआ कम से कम पिछले 15 साल में बहुत तेजी से हुआ, पिछले 7-8 साल में तो बहुत ही तेजी से हुआ है, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। पिछले दशक में 73 स्ट्रेटेजिक रूट्स बनाने का फैसला किया गया था, जिसमें 61 पर काम शुरू हो गया था। 44 स्ट्रेटेजिक रूट्स पिछले साल एक बार फिर से तय की गई। 17 टनल्स बन रही हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर मनाली से लेह को लद्दाख को जोड़ने वाली टनल्स तक हैं। टनल्स, पहाड़ी इलाकों में टनल्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर न तो लैंडस्लाइड का असर पड़ता है, नहीं किसी मौसम में बर्फबारी का। ये टनल्स बन रही। जब ये तनाव चल रहा था, 18 मई को शेकटकर कमेटी की एक रिपोर्ट है, जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो संस्था जो सड़कों और पुलों का निर्माण के लिए जिम्मेदार है, उसको और ज्यादा शक्तियां दी गई। 7.5 करोड़ का उसका जो खरीदी का बजट था, उसको 100 करोड़ बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तेजी से किया जा सके। कम से कम अब उन सलाहों पर अमल हो रहा है, और यही वो चीज है जो भारत को अपना पक्ष कूटनीतिक या राजनीतिक रूप से रखने की शक्ति देगी। जब तक किसी देश के पास शक्ति नहीं होती है, तब तक उसके पीछे उसकी जो बातचीत है उसकी कोई भी तर्क की कोई मान्यता नहीं देता है, खासतौर पर अगर मामला चीन के साथ हो तो। प्रोफेसर दीपक, आपसे मेरा सवाल सर ये है, इस वक्त क्या इसे ऐसे मैं कहूं कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण आया, जिसमें चीन के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट आया, और वहीं कंप्लीटली ऑपोजिट साइड पे इंडिया रहा, जिसने एक लीडरशिप का रोल एज्यूम किया, चाहे वो वर्चुअल समिट्स करना हो, सार्क, G20, दवाइयां भेजना हो, इंडिया का कद बढ़ा। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर सकती हूं, आपसे ऐसे पूछ सकती हूं कि चीन जो इस समय बॉर्डर पर कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का खतरा दिखाई दे रहा है? देखिए, तो बात तय है कि कोरोना के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, तो ये तो ग्रांटेड है। और चीन थोड़ा इससे भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि चीन ने जो अभी का जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है इसका बहुत फायदा उठाया है। लेकिन भारत में और चीन में भी ये एक सोच बनी हुई है कि जो हमने जो कंसेंसस बनाया था, वुहान में रहो या फिर चेन्नई कनेक्ट में, या उससे पहले भी चले जाओ, जो 1993 का जो पहला हमने पीस और ट्रांक्विलिटी एग्रीमेंट किया था, तो उसमें लोगों को लगता है कि भारत, चीन खास करके ये मानता है कि जो भारत है उस कंसेंसस को लेटर और स्पिरिट में लागू नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जैसे अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा संबंध बढ़ा रहा है। फिर जैसे कश्मीर में जो उसने 370 हटा दी, फिर उसके बाद बाइफरकेट कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया कश्मीर और लद्दाख को। फिर उसके बाद जो हमारे पड़ोसी देश हैं, खास करके नेपाल के साथ भी उन्हें लगता है कि हम थोड़ी दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो ये एक उनका नैरेटिव है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है ये नहीं है। मुद्दा यही है जिसको मैं बार बार बताते आ रहा हूं और पहले से भी बताते आया हूं, कि जब तक
जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के बीच में, जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होगी, या फिर ये कहूं कि जब तक जो बॉर्डर है वो सॉल्व नहीं होता, तब तक चीन ऐसा करता ही रहेगा। क्योंकि चीन को लगता है कि वो एडवांटेजेस सिचुएशन में है, खास करके जो बॉर्डर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसने अपनी तरफ बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। अभी आप तिब्बत की बात करते, शिनजियांग की बात करते, जैसे मैं अगर आंकड़े आपको बता दूं, जो 2009 में शिनजियांग और तिब्बत में जो उनकी जो सड़कों की लंबाई थी वो 60,000 किलोमीटर के आसपास होती थी, और वो अभी एक दशक बाद वो 90,000 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ गई है। और वहीं पर उनके साथ साथ जो इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे के साथ जोड़ा है, कई रेलवे लाइंस तिब्बत को जाती है, और खास करके बहुत सारी जो लाइनें हैं 2022-23 तक बिल्कुल हमारे बॉर्डर के पास आने वाली है, जहां तक ईस्टर्न सेक्टर का सवाल है। तो चीन ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दिया, उसको लगता है कि उसकी उसमें पकड़ है, और जब वो चाहे वो LAC पर जा सकता है, और जब चाहे वो उसकी जो चूजिंग है जगह की, तो वहां पर वो इसको कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत, मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हम भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी निराशा होती कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट किया है उसमें हमने बहुत देरी की है। जैसे अभी जो दुर्बक श्योक और DOB की बात कर रहे हैं, हमें उसको बनाने में 19 साल लगे। 19 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, और खास करके जो दूसरे प्रोजेक्ट है वो अभी तक ऐसे के तैसे पड़े हैं, और जो सर्वे हैं जिसकी बात हो रही है कि रेलवे लाइंस की, वो अभी तक हुए नहीं है, कंप्लीट नहीं हुए हैं। 2025 तक बनाने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से हम चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि हम उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। ये जरूर है कि लोग बता रहे हैं कि जो मिलिट्री है वो डिप्लोमेसी की ढाल होती है, लेकिन मिलिट्री को सुविधाएं प्राप्त करना, प्रदान करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल बहुत जरूरी है। आपके पास डिप्लॉयमेंट है वो बहुत। गुरमीत सिंह जी, जनरल गुरमीत सिंह, अब मैं इसी से जुड़ा हुआ रिएक्शन भी मैं चाहूंगी कि आप इस पर दें, जिसका जिक्र प्रोफेसर दीपक कर रहे थे, और साथ ही ये भी कि मिक्स्ड सिग्नल की बात आपने शुरुआत में की थी। तो क्या मैं कहूं कि हालांकि कोशिश, हिम्मत दिखाने की कोशिश चीन लगातार करता है, लेकिन भारत का स्टैंड कैसे क्लियर है? दो टूक हर बार जवाब भारत की तरफ से मिलता है। एक तो ये सिचुएशन, और दूसरा जब कोशिशों के बाद अमेरिका का दखल होता है, जब अमेरिका मध्यस्थता की कोशिश करता है, तो यहां पर चीन का ये कह देना कि ये हमारा मसला है, हम आपस में सुलझाएंगे, और भारत को ये कहना कि उकसावे में ना आए अमेरिका के। यानी यहां पर बढ़ता हुआ कद तो दिक्कत दे ही रहा है चीन को, लेकिन अमेरिका और भारत की दोस्ती भी कई मायनों में यहां पर इस तरह की हिमाकत की कोशिश एक हो सकती है, और मिक्स्ड सिग्नल, अलग अलग अंदाज चीन के। अदिति, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो चाइना की एक कोशिश थी सिग्नलिंग की, मैसेजिंग की और सिंबोलिज्म की, वो एक्चुअली प्रॉब्लम इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल पॉलिटिकल, और उनके ऊपर में जो पूरा विश्व का एक स्ट्रेस है, जो सवाल पूछ रहे हैं, स्पेशली जो अमेरिका एकदम कोल्ड वॉर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा दिया है, उसके कारण था। और क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो ईस्ट लद्दाख के अंदर में चाइनीज की एक्टिविटी है, ना तो ये लोकल है ना आइसोलेटेड है, ये उनकी अंदरूनी स्थिति और जो उनके ऊपर में पूरा विश्व का एक जो सवाल कर रहे हैं उसका नतीजा था। और इस समय के अंदर में चाइना ने हर एक जगह, ना केवल ईस्ट लद्दाख में, लेकिन नॉर्थ सिक्किम में, साउथ चाइना सी, ताइवान, हांगकांग और जितने भी इश्यूज हैं, इस हद तक कि उसने जो एक डिप्लोमेटिक लेवल होता है जिसके अंदर में बहुत सूझबूझ और बहुत समझदारी से बात करते हैं, उसमें भी उसके डिप्लोमेट्स किस प्रकार से एक वॉल्फ वॉरियर की तरह बन गए, ये पहले नहीं देखा है। इनफैक्ट मैं 7 बार चाइना गया हूं और इस सब्जेक्ट के ऊपर में पिछले 28 साल से हूं, और कभी देखा नहीं है कि चाइना का डिप्लोमेटिक एग्रेसिवनेस इस प्रकार का हो। तो ये एक बिल्कुल अलग है, उनके ऊपर में एक काफी बड़ा एक स्ट्रेस भी है इस वक्त में, क्योंकि एक तरफ तो उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है कोविड ओरिजिन का, जो उन्होंने छुपाया ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता है, और जो उन्होंने इंफॉर्मेशन के अंदर में भी ठीक खबर नहीं दी है, और जो WHO के साथ में मिलकर जो उन्होंने एक भ्रम सा पैदा किया था। और इसके अलावा जो चाइना कुछ समय से अपना मीडिया वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर और लीगल वॉर कर रहा है,
उसके लेफ्टिनेंट अगेंस्ट में जनरल है। गुरमीत सिंह, मेरा सवाल ये है, हमने बार बार ये चर्चा की है, आप भी मेरे उस डिस्कशंस में शामिल हुए हैं जिसमें हमने ये कहा है कि मैकेनिज्म तो ऑलरेडी है, जब इस तरह की टेंशंस होंगी, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनको रिजॉल्व करने के लिए टेंशंस मतलब मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं। लेकिन हम इस वक्त जो स्टैंड ऑफ देख रहे हैं, बीते दिनों में, बीते सालों में जो हमारा इतिहास है, वो भी बहुत इस तरह के स्टैंड ऑफ्स देखे हैं हमने पहले भी। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है डिस्पाइट हैविंग दोज मैकेनिज्म्स। एब्सोल्युटली, आपकी बात बिल्कुल ठीक। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए 3 स्टेप बहुत जरूरी हैं। पहले तो हमको एलएसी की क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए, जो एक प्रोसेस था रुका हुआ, एलएसी जो मार्क करके मैप यूनिलैटरल परसेप्शन है अभी, उसको सुलझाना चाहिए। दूसरा, बॉर्डर इशू को, बॉर्डर क्वेश्चन को, उसकी तरफ सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, उसमें कोई खास सफलता नहीं मिली है। तीसरी बात, जितने भी हमारे एग्रीमेंट हैं उसके बावजूद भी ऐसी हरकत हो कि 2 पेट्रोल के बीच में फेस ऑफ हो, लड़ाई हो, जॉसलिंग हो, ये ना हो, तो जरूरत है कि हम कोई एक नया, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट करें जिसपे जितनी भी प्रॉब्लम अभी हमने फेस की हैं दोनों के बीच उसको सुलझाया जाए। बिल्कुल, और ये सुलझाया जाए, और इसी की कोशिश लगातार बातचीत के जरिए हो चुकी है। तकरीबन 10 ऐसे 10 राउंड्स में ये मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन आज की बातचीत कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। लगातार एक्सपर्ट्स की जुबानी आप खुद इस पूरे मामले को समझ रहे हैं, इस बातचीत के मायने समझ रहे हैं। भारत और चीन दोनों देशों के बीच आखिर क्यों इस टॉक को हम लगातार कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी समझना। पूरा पैनल हमारे साथ है, जी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज, बहुत ही आसान शब्दों में पूरा मामला और उससे जुड़ी हुई हर अपडेट भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं फौरन। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.